सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ की एहलिया का कहना है कि पुलिस के मुताबिक उन्हें गोली मारी गई है। बेईमाना तरीके से, सफ़ाकाना तरीके से दयारे गैर में बेदर्दी के साथ अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाएगा, ये कभी नहीं सोचा। अख्तर उस्मान साहब उनका एक शेर है कि ये चांद रात नाव किनारा शजर हवा सहमे हुए हैं कत्ल की इस वारदात से। जब उनको यूएई से निकलना पड़ा, यूएई अथॉरिटी ने जब कहा और नामालूम मुकाम की तरफ वो चल दिए, उन्होंने कहा कि साबिर भाई, मैंने अपने बेटे से, अपने बच्चों को हमेशा यही कहता था कि आपने पाकिस्तान नहीं छोड़ना, पाकिस्तान की खिदमत करनी है, दुनिया में किसी भी कोने में जाएं, पढ़कर वापस पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान की खिदमत करनी है। कहता है अब मैंने अपने बेटे को कहा है कि पाकिस्तान वापस नहीं आना। ये पाकिस्तानियों, ये हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान अब शायद ये ना रहे। रात 12:15 बजे मुझे जब पहला फ़ोन आया, अरशद हैज़ बीन शॉट, अल्फाज तकरीबन यही थे मेरा ख्याल। पहला रिएक्शन में था कि शॉट मीनिंग टांग लग गई, गोली लग गई, यार शॉट मीनिंग कहाँ लगी, क्या हुआ, खैर से तो समथिंग विदाउट इफेक्ट। देखें भाई, आप मुझसे रिएक्शन पूछेंगे, उस टाइम हालात ही कुछ और होते हैं। सो आई डू माई बेस्ट टू रिकॉल कि मुझे क्या याद है। तो मैंने शायद रिएक्शन ये दिया कि हाउ डू यू नो, क्या हुआ है, कि मतलब हो सकता है मैं कनाडा में मौजूद थी बच्चों के साथ, और एक ऐसी जगह मौजूद थी जो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट में थी टू द न्यूज़ दैट आई हैड जस्ट रिसीव्ड। आई वाज एट एन अम्यूजमेंट पार्क। हंसी मजाक, रौनक, बच्चे, हंसने खेलने की आवाज़ें, और ऐन उसके बीच में मुझे एक कॉल मौसूल हुई काशिफ की तरफ से, और उसने कहा मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। तो नेचुरली ये सुन के दिल ही डूब जाता है सबसे पहले। He said Arshad has been shot. We knew where he was. हमें मालूमात तो मौसूल होती रहती थी, अपडेट्स मिलती रहती थी। तो मेरा पहला सवाल यही था कि he's going to be okay, right? और मुकम्मल खामोशी थी लाइन पे। मेरे बच्चे तब रोलर कोस्टर पे थे और मैं उनके सामने बैठी हुई थी। I honestly, I was just numb. बिकॉज वो खामोशी बिल्कुल खा जाने वाली खामोशी थी। और मैंने फिर दोहराया, ही विल बी ऑल राइट, गोली लगी है ना, हॉस्पिटल में है ना, जिंदा है, और फिर खामोशी। Then somebody said he's gone, brother, he's no more. It was a big shock. I mean, I couldn't imagine कि ये हो सकता है। तो ज़ाहिर है जिसके साथ आप सारा दिन, मुझे कहा गया कि आप घर जाके कि सोशल मीडिया टीवी से खबर घर नहीं जानी चाहिए, गो एंड टेल। मैंने कहा आप जाके बताया। मैंने साफ नहीं कहा, मैंने कहा मैं हाउ डू आई गो टू अ मदर एंड टेल कि आपके दूसरा बेटा भी, पहला भी हो यार, कि आपका बेटा है दुनिया से चला गया। हाउ कैन आई टेल दैट वाइफ। मैं बाहर बैठा था, मेरे अंदर तो हौसला ही नहीं था कि मैं जाके अंदर किसी को ये बताऊं कि क्या हुआ। और मुझे फिर काशिफ ने कहा कि मुझे जाके बताना पड़ेगा उनके खानदान को, और वो नहीं बताना चाह रहा था। नेचुरली कौन इस तरह की खबर जो है शेयर करना चाहता है किसी से, या nobody wants to be the bearer of this kind of news.
but there was no other choice. He was told कि आप ही जाके खबर देंगे. घंटों वो बाहर बैठा रहा. मैं फोन पे ही थी. मुझसे I had also pulled over because I couldn't drive. And I kept telling him कि बिस्मिल्लाह करो, जाना है अंदर, जाना पड़ेगा. इस बात का काफी दुख रहेगा और है कि हम अरशद शरीफ साहब को बचा नहीं सके और वो जल्दी अल्लाह के पास चले गए. और मैं अपने आप को वाकईतन इस वक्त तन्हा फील करता हूँ. खैर हमें पता था हमने पहले, क्योंकि हम चाहते थे कि एकदम ये जाके ना घर बताया जाए कि ये हो गया है. सो पहला कहा गया कि जी एक एक्सीडेंट हुआ. तो जो इन्फॉर्मेशन आती है हम बताते हैं भाभी को. और मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अंटिल आंटी ने जब कहा कि बुलाओ उसको अंदर. बट ये मेरे अंदर बिल्कुल हौसला नहीं था कि मैं उसके घर जाके ये बताऊँ उसके. और इस तरह गोली लगी उसको. Everybody was stunned, shocked, stunned. यार अफसोस तो अपना सारों का अपनी अपनी जगह था ही, लेकिन very difficult moment. I relive it and it's just still difficult. Anyways, Allah Akbar. खैर वो चंद कपड़े लेके निकले थे, एक छोटा सूटकेस, 3-4 शर्टें लेके निकले थे वो पाकिस्तान से. और फिर मैंने जबरदस्ती उनको कहा कि अब आप टीवी पे नहीं हो, आप यूट्यूब शुरू करें, क्योंकि आपकी अब इकोनॉमी जो है वो हमारी इसी पे चलनी और हमारा किचन इसी पे चलना है. तो जब शुरू किया तो लोगों ने रिस्पांस दिया भरपूर. और उन्होंने कहा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग हुई. तो उन्होंने कहा यार साबिर भाई, ये आपने जबरदस्त मुझे बताया कि अब मैं किचन के मामले में तो जरा थोड़ा सा सिक्योर हो गया. तो उसने मारोश ने मुझसे पूछा था कि आपके पसंदीदा जो है वो सहाफ़ी कौन है, जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं, जिनसे आप सीखते हैं. तो मैंने 3 नाम लिए थे. मैंने कहा था रऊफ़ क्लासरा साहब, आमिर मतीन साहब और अरशद शरीफ साहब. और मुझे याद है एक बार अरशद शरीफ साहब पर एक, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी नवाज शरीफ की, अरशद शरीफ पर एक FIR करने की कोशिश की गई थी, शायद IB के ज़रिए, किसके ज़रिए मुझे वो याद नहीं है तफसील. उस वक्त भी मैंने अपनी जो फेसबुक की प्रोफाइल है वो चेंज की थी और बड़ी एक मैंने तहरीर लिखी थी अरशद साहब के लिए. वो एक यानी अजीब कम्बिनेशन था रोमांटिसिज्म का और अमलियत पसंदी का. आइडियलिस्ट भी थे, रोमांटिक भी थे और प्रैक्टिकल भी, प्रैग्मेटिक भी बहुत थे. और बड़ी उनकी ज़ात में यकसुई थी. ऐसा लगता था कि उनकी तरबियत बहुत अच्छे माहौल में हुई है और बड़ा मुस्तहकम एक मोतदल मिजाज था उनका. और वो देखिए, वो जब हवाला देते हैं बाद औक़ात तो मंटो का देते हैं, फैज़ का देते हैं, अहमद फराज का देते हैं, लेकिन वो इससे लगता है कि वो सेकुलर नहीं थे. वो एक ख़ास यानी वो सेकुलर नहीं थे जो ताईद गैबी नहीं चाहता, अल्लाह की मदद नहीं चाहता. उनके बेटे ने तलावत की ना उनके मज़ार पे सूरह रहमान पढ़ी और वो ख़ुद भी बड़ा यकीन रखते थे, मगर वो अपनी मजहबियत का इजहार नहीं करते थे. अरशद शरीफ जो है वो रियली एक हसास मौजू है. अरशद शरीफ के हवाले से बात करना, क्योंकि ये ताल्लुक़ मोहब्बतों से भरपूर ताल्लुक़ भी था, इख्तलाफात से भरपूर ताल्लुक़ भी था. Arshad, and I go back a long way. We were also in दुनिया न्यूज़ together. अरशद की सबसे बड़ी खासियत ये थी ना कि वो आपके लिए काम करते हुए, मेहनत करते हुए या एफर्ट करते हुए भी ना वो पसे पर्दा ही रहता था. He did not, ironically enough, he was a television man, but he didn't like being in the limelight. वो बहुत खामोश थे और बड़ा underplayed kind of आदमी था, low key, understated. And I remember वो मुख्तसरन आपको बताऊं तो दुनिया न्यूज़ के अंदर जो मेरे साथ एक वाक़या हुआ, I went through a very tough time and for a long time I didn't even know कि उसके बैकग्राउंड में अरशद कितनी फायर फाइटिंग कर रहा था, कितने मामलात हल कर रहा था. Would you realize कि मुझे 10-12 साल बाद जाके पता लगा. And that too once we were just having dinner at my place और कोई बात हुई और वो वाक़या छिड़ा and कोई ऐसा मैंने वाक़या बताया and that's the first time ever
he said to me कि आपको पता है कि फ्लां ये हो रहा था तब, and ये हो रहा था, and this is who I was talking to, and I was shocked. मैंने कहा अरशद, you were doing all this, you never mentioned it, but that's just so classic अरशद. वो यारों का यार भी है और अपने काम को और अपने कॉलीग्स को हमेशा उसने सर आंखों पे रखा है, मगर वो जिताता नहीं है कभी. मैं अभी उसके घर से ही आ रहा हूँ और उसकी वालदा के साथ ही बात हो रही थी. दिल भी बैठा था, मैं और दिल कुछ दिन पहले जब हम ज़ाहिर उसके घर बैठे थे, बात हो रही थी कि समटाइम्स वो कहीं अड़ जाता था ना, वो बहुत अड़ जाता था. वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड. मतलब जब जुमला कहते हैं ना कि फैसला कर लिया तो अपनी भी नहीं सुनता, मैं दैट वे ही वाज लाइक. उसको हिलाना किसी चीज़ से बहुत मुश्किल था. तो अक्सर आके हम ये बात करते ही मुझे आके कहता था. तो अब मैंने आना है इस कुर्सी में बैठना, यहाँ पे अली बैठता है हमेशा, तो वो सोफे नीचे है, मैं उसको कहता मैं साइड पे हो जाए, और उसने साइड पे होना. तो अर्शद क्या कर रहा है, मैंने क्या किया, सबको पहला होता है मैंने किया क्या है. मैं कहा यार छोड़, जान देना, मैं कोई बात करनी है, मैं पुटू तो ना समझ में, मैं यही काम करता हूँ ना कर अर्शद, ये इस तरह इस वजह से जो भी कुछ, अगर कोई भी इशू है किसी तरीके से, चल ठीक है यार आपने कह दिया ठीक है. मतलब मैं जितने सालों से उसको जानता हूँ, मेरी आज तक हम एक जगह पे इतने अरसे ट्रांसमिशंस, मेरे उसे तलखी नहीं हुई. दिस स्माइलिंग फेस, और मुझे कहा कि आपने उसका चेहरा देखना, मैं कहा मैंने नहीं देखा, आई डिडंट सी इट. और उसकी वजह ये कि मैं एक चेहरा जो उसका जो मैंने देखना या जो मुझे याद रखना था, जो कि अक्सर वो यूँ अगर आएंगे ना कमरे में यूँ करके बैठा होगा और यूँ ही होगा, ओ काशिफ भाई, and this burst out into a smile and we'll have this conversation. जब मौज में होता तो काशी कहता होता, तो मैं भी जब कई दफ़ा यार अरशद क्या कर रहा है, तो आगे से काशी तुझे पता नहीं है, काशी ये इस तरह नहीं है, इस तरह. वेरी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड, बट व्हाट अ फैंटास्टिक गाय. बहुत जेंटलमैन आदमी. वो उनके आप जितने भी व्लॉग्स देख लें पिछले 2 महीनों के, वो 2 शर्टें हैं. ये उनकी कुल जमा पूंजी है, जिसके बारे में, वरना तो आपको मालूम है विरासती घर है उनका, ठीक है जी, बच्चे हैं, और 2 शर्टों में वो गुजारा कर रहे थे पिछले 2-2.5 महीनों से. 2 महीने केनिया में और उसके बाद उससे पहले यूएई में. ये थी सिचुएशन. The smile he had on his face, I've never seen such a meaningful smile ever in my life. वो अरशद बहुत सारी बातें उसके एक्सप्रेशन से पता चलती थी. आपको मज़े की बात बताता हूँ, अरशद शरीफ जैसा लिसनर मैंने कभी नहीं देखा. मुझे बहुत बोलने की आदत है, बहुत सारे लोगों को होती है, लोग सुनते भी हैं, कुछ अच्छे लिसनर होते हैं, लेकिन अरशद ऐसा बेहतरीन लिसनर था ना. अरशद में ये कैपेसिटी थी कि वो 2-2 घंटे आपकी गुफ्तगू को सुन सकते. हमारे घर में हमारे एक जर्मन शेपर्ड है. मैंने रिक्वेस्ट की थी अरशद से कि माय किड्स वांट अ डॉग. अगले 24 घंटे के अंदर अंदर एक बेहतरीन ब्रीड का खूबसूरत तरीन पपी मेरे घर डिलीवर हो गया था. मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, अगरचे अब बहुत कम मुलाकात होती थी, इसलिए कि हम शहर के 2 मुख्तलिफ इलाक़ों में रहते थे. 20-25 किलोमीटर का फासला था. वो भी मसरूफ़ रहते थे और हम भी अब कोई ज़्यादा घर से नहीं निकलते थे. लेकिन जितनी भी यादें हैं सब खुशगवार हैं. बहुत अच्छे मेज़बान थे, बहुत फोकस्ड आदमी थे, बेहद मेहनती थे. उनकी कुछ नादर खसूसियात थी जो इस माशरे में नहीं होती. बर्र सग़ीर के माशरे में एहसास कमतरी बहुत होता है, एहसास में तहफ़्फ़ुज़ बहुत होता है, उनमें नहीं था. और वो जल्दी की राय कायम करने में ताजील नहीं करते थे. अब आमतौर पर ये होता है कि 2 बहस हो रही है, 2 आइडियाज़ हों, या फ़र्ज़ कि ये 3 हों और 2 मुख्तलिफ 3 आरा हों, तो उनमें से एक को ज़रूर आदमी मुंतखब कर लेता है. लेकिन वो सुनते रहते थे. बहुत ही वो खामोश तबा आदमी थे, जिन्होंने टेलीविज़न पे उन्हें देखा है, जिन लोगों ने, वो नहीं समझ सकते उन्हें कभी भी. वो बात करते ही नहीं थे, सोचते रहते थे और काम करते रहते थे. वो मुसलसल ख़ुद को मसरूफ़ रखते थे, एक कमाल ज़िद के साथ, एक पूरे अज़्म के साथ वो मामले को पूरी तरह खंगालते थे. नवाज शरीफ ख़ानदान के मनी लॉन्ड्रिंग के जो शवाहिद FIA मुहैया नहीं कर सके, वो उन्होंने मुहैया कर दिया. अरशद के बड़े बेटे अब्दुल्ला से भी मिली कनाडा में. ही वाज कैचिंग अ फ्लाइट. वो अपने वालिद की मैयत
के बाद पहुंचा, दफना सका, मिल सका, उससे मिली। और इतना साबिर बच्चा, मैंने जिंदगी में इतना साबिर बच्चा नहीं देखा। अभी यूनिवर्सिटी पहुंचा था, अभी और 12 घंटे पहले बाप की वफात से उसकी फोन पे बात हुई थी। मैंने कहा क्या आखिरी बात हुई? कहते हैं कुछ नहीं, बस वो अब्बा बहुत इम्प्रेस थे, उन्होंने कहा कि यार ये भी टैलेंट है तेरे पास। इट्स अ वेरी प्राउड फादर। देखिए उसका एक तो हम क्योंकि सियासी काम करते थे, पॉलिटिशियंस ज़्यादा पॉलिटिकल स्टोरीज, ही वाज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। पेपर वर्क कमाल था उसका, रिसर्च, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों की। तो अरशद का ज़्यादा काम डॉक्यूमेंटेड था। यहाँ से कार्टन्स गए हैं, संदूक गए हैं यहाँ से, जो पेपर्स यहाँ पे पूरी अलमारी पीछे भरी हुई, अलमारियाँ भरी होती थी उसकी कागज़ों की, अ लॉट ऑफ पेपर, यार कमाल पेपर वर्क करता था, अटेंशन टू डिटेल कमाल थी। देखिए वो उनकी बहादुरी, ये तो सब हर अखबार नवीस जानता है कि ख़तरनाक माफियाज के नामों का नाम आप आश्कार नहीं कर सकते। आप सियासतदानों पे तनकीद कर सकते हैं, इवन इस्टेब्लिशमेंट पे कर सकते हैं, उसमें बाज़ एहतियातें हैं। लेकिन ये तो वो तो दो तरह के लोगों को, एक जो लोग उनके राज आश्कार करें और एक उनके मुखबर, उनको हमेशा वो कत्ल कर देते हैं। अरबों खरबों रुपए का एक तो कारोबार होता ना जायज़ है, फिर ये कि उसका इन्हिसारी राजदारी पे होता है। तो वो देखे ना अफ्रीका तक पहुँचे, वो लोगों का ख्याल है पनाह लेने के लिए पहुँचे, वो तो कहीं उनको अफ्रीका के जंगल में छोड़ते, वहाँ भी जर्नलिज्म करते हैं। जब उन्होंने अपना शीरी मज़ारी से कहा कि कातिल मेरे ताक़ुब में है, तो उन्होंने वी लाख करना नहीं छोड़ा। शीरी मज़ारी ने कहा कि तो आप पहचान लिए जाएंगे पस मंज़र से, यानी कोई वो सब्ज़ा होता था पस मंज़र में, तो इसके बावजूद वो नहीं रुके। देखिए तकरीबन रोज़ ही आमना सामना तो रहता ही था उनसे, क्योंकि हफ्ते में 4 दिन तो वो प्रोग्राम करते थे और आते थे। शुरू में मैं बड़ा डरता था, मैं उनको आइडियलाइज़ तो करता था, मुझे वो पसंद भी बहुत है, उनकी नेचर बहुत पसंद थी, लेकिन उनके पास जाने से या उनसे बात करने से या उनको फेस करने से डरता था कि इतना बड़ा नाम है, पता नहीं माइंड ही ना कर जाए। लेकिन मुझे जानकर बड़ी हैरत हुई कि कई ऐसी खबरें थी जो ARY पर मैंने ब्रेक की, तो उसके बाद उन्होंने ख़ुद बुलाकर उसका एक तरह से अप्रिसिएशन की और कहा कि ये तुमने बड़ा ज़बरदस्त स्कूप खेला है, आज तो बड़ी ज़बरदस्त खबर दी। तो वो हमेशा अप्रिशिएट करते थे और कई मौक़ों पर बिठा के बताने लग जाते थे, इनसाइड्स बताने लग जाते थे। और कई मौक़ों पे ऐसा होता था कि वो मुझसे पूछते थे कि बताओ इनसाइड्स क्या हैं, PTI में क्या चल रहा है, क्या देख रहे हो तुम। तो वो इस तरह से बातचीत करते थे या मशवरे करते थे, तो लगता था कि यार इतना बड़ा सहाफ़ी है और हमसे बात कर रहे हैं और इस अंदाज से बात कर रहे हैं, तो उनसे सीखने को बड़ा मिलता था। उनकी एक बड़ी अच्छी आदत थी कि वो हमेशा आपको क्रेडिट ज़रूर देते थे। जब किसी भी किस्म की आपकी कोई चीज़ है जो ड्यू है क्रेडिट, तो वो मस्ट, आपका क्रेडिट कभी आपसे नहीं लेते थे। तो उनसे हमेशा सीखने को मिलता था। जब आपने कहा कि वो इंट्रो में बताया करते थे कि दुनिया भर में, पाकिस्तान में और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम, तो वो आवाज़ तो खामोश होगी। आप कहते हैं लाखों, उनको पता नहीं कितने लोग सुनते होंगे। अरशद के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने का मौका मिला और वो डॉक्यूमेंट्री लाइक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज एवर मेड इन पाकिस्तान। 2 दिन मैक्सिमम लगे उस डॉक्यूमेंट्री के बनने में, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितनी वो डॉक्यूमेंट्री देखी गई है, जो क्यूमुलेटिव व्यूज़ हैं उसके, मुख्तलिफ उसकी अपलोड्स हुई हैं ना, कुछ लोगों ने चोरी करके भी लगा दी है, तो वो 25 मिलियन से ज़्यादा थे जब मैंने लास्ट टाइम देखा। कुछ लोग हैं, नाम अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन वो हैं, मैंने इसका अपने व्लॉग में भी जिक्र किया। तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि यार अरशद से बात करो, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बातचीत है। तो उन्होंने कहा कि आप अरशद शरीफ से बात करें, कि हम बैठ कर कहीं बात कर लेते हैं, कि इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट ना करें, क्योंकि अरशद शरीफ उन दिनों उनके ख़िलाफ़ कुछ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ कर रहे थे। तो वो चूँकि मेरे भी दोस्त थे, तो मैंने कहा मैं इस बारे में बात करूँगा, पैगाम आपका पहुँचाऊँगा। तो मैंने अरशद शरीफ साहब से जाके ऐसी बात की। मैंने कहा वो मुझे मैसेज ये मिला, अमानतन एज़ इट इज़ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, फ़ैसला आपका है, अगर कोई गलत फहमी है या कोई पर्सनल है तो हम इसको बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं की इस मामले में, तो अब अगर शुरू करूँगा तो मामला कहाँ तक जाएगा। तो मुझे आज भी याद है उनके लफ्ज़, उन्होंने कहा मेरी ज़ाती अना का मसला नहीं है, उस बंदे की 2 नंबरियों का इशू है, अगर वो छोड़ दे तो मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। देखिए एक क्लास थी, जैसे अबुल कलाम भी थे तो अखबार नवीस, यानी पेशे के अतबार से सैयद आलम मौदूदी भी थे, और मोहम्मद अली जौहर तो थे ही अखबार नवीस, हमीद निज़ामी थे, और दीवान सिंह मफ्तून थे, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे। लेकिन ये
एक दूसरी तरह के अखबार में, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उसमें इनका पाया बहुत बुलंद है। दुनिया में बहुत कम ऐसे अखबार नवीस होंगे जो यानी तहकीकाती सहाफ़त में जिन्होंने इस कदर रियाजत की हो, ऐसी मुस्तकिल मिजाजी का भी और ऐसी बेखौफी का मुजाहरा भी किया हो। फॉरेन अफेयर्स मैंने जब कवर करना शुरू किया प्रॉपरली, तो उस वक्त अरशद शरीफ वॉज माई बॉस। मेरे लिए एक आइडियल सिचुएशन बन गई कि मेरा बॉस मेरे काम को समझता है। वो खुद फॉरेन अफेयर्स को समझता था, डिफेंस को समझता था, रीजनल डायनामिक्स को समझता था। अरशद शरीफ को मालूम था इंटरनेशनल अफेयर्स का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ जो पहले जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं होती थी, हमारे ऑफिस में नहीं मिलती थी, अरशद शरीफ वुड एक्सप्लेन दैम टू द पीपल इन लाहौर कि यार ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चलाएं। कहा जाता है कि मकतूल की शख्सियत में उसकी कदर की वजह ढूंढनी चाहिए, तो इस बारे में अरशद शरीफ साहब की शख्सियत में कोई ऐसा पहलू जिस पर आप रोशन करना चाहिए? उनकी बहादुरी 2010 में जनवरी में अफ़गानिस्तान के मौजू पर लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुई, द लंदन कॉन्फ्रेंस ऑन अफ़गानिस्तान। उस पर बहुत सारे सहाफ़ी गए पाकिस्तान से, मैं भी गया, अरशद शरीफ भी थे वहाँ पर। अरशद शरीफ जो है उनके साथ जहाज़ में जिस तरीके से वाजबी सलाम दुआ, वही उसी तरीके से पहुँच गए। एक ही होटल में ठहरे हुए थे। खासा वक्त जो है वो हमने कई तकरीबन हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता हम इकट्ठे रहे। लेकिन उस दौरान जो है दोस्ती का ताल्लुक़ इस तरीके से पैदा हुआ कि मैं और अरशद जो है वो, हमारा एक फ़ॉरेन कॉमनवेल्थ ऑफिस ने बर्मिंघम में एक इवेंट रखा हुआ था, एक इंगेजमेंट थी वहाँ पर। उधर की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो काम कर रहे थे डी रेडिकलाइजेशन ऑफ सोसाइटी और इंटीग्रेशन पाकिस्तानी कम्युनिटी की ब्रिटिश सोसाइटी में। हम वहाँ गए, बर्मिंघम में वो इवेंट चल रहा था और उन्होंने प्रेजेंटेशन दी उन ऑर्गेनाइजर्स ने कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई, मैंने जो है वो उन्होंने कहा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा मैं पूछना चाहता हूँ। सवाल किया, मैंने सवाल उनसे ये किया, मैंने उनसे पूछा कि आप इतना कुछ कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, लेकिन इसका ताल्लुक इंटीग्रेशन के साथ क्या है? अच्छा, द मोमेंट आई सेड दिस, व्हाट हैपेंड, द गाय ही सेड कि दिस इज़ नॉट अ लेजिटिमेट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन अच्छा नहीं है। अच्छा, आई वाज स्टन्ड, मैंने कहा मैं अभी इस पर रिएक्ट करूँगा। Before I could do anything, before I could say anything, like look at my hand, look at my hand. Arshad Sharif was sitting right next to me, बिल्कुल across the table, जिस तरह आप मेरे सामने बैठे हैं ना, अरशद ऐसे बैठा था। जोर की आवाज़ आई, शीशे का टेबल था। I was stunned, मैं डर गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? And Arshad Sharif was on top of his lungs. It was like, how can you say that it is not a legitimate question? कैसे कह सकते हैं आप उसके क्वेश्चन का मजाक उड़ा दें? आप क्वेश्चन का जवाब दें, सही है गलत है इसके ऊपर तबसरे को छोड़ दें। अच्छा, आई वाज लाइक कि ही वाज डिफेंडिंग माय राइट टू क्वेश्चन। नाउ डिफेंडिंग समबडीज राइट टू क्वेश्चन, अ लेजिटिमेट क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग framed as an illegitimate question, that is when I got to know that this guy has something in him. एक दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ शख्सियत के बारे में कि वो किसी एजेंडे पे नहीं थे, वो किसी के पेरोल पे नहीं थे, वो पाकिस्तान के पेरोल पे थे, वो एक बेहतर पाकिस्तान की तलाश में। अरशद में कुछ क्वालिटीज़ ऐसी थी जो आपको, कम से कम मुझे, मेरे हम असर जो सहाफ़ी हैं, जो हम असर दोस्त हैं, उनमें नज़र नहीं आती। कमाल का बंदा था, दलेर था, बहादुर था, नडर था, बेबाक था। हाल ही में जब ये बड़े बड़े इक्विटल स्टार्ट हुए, केसेस बंद होना शुरू हुए, स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हुकूमत के और वजीर आजम के, उस दिन मुझे अरशद बहुत याद आया क्योंकि वो पाकिस्तानी टेलीविजन पे नहीं था और वो केन्या में था। एंड आई गॉट इन टच विद हिज सीनियर प्रोड्यूसर एंड आई सेड यार अरशद आज बहुत याद आ रहा है, विश आज अरशद होता, बिकॉज दैट वाज द केस व्हिच जो उसने थरो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करके उसके ऊपर थरो रिपोर्टिंग की थी, न डर होके, बिला खौफ और बड़े एक स्ट्रेट लाइन मौक़िफ़ के साथ। बट दैट वाज अरशद फॉर यू। जिस ऑफिस में आप मेरे साथ बैठे हैं, मेरा भी ऑफिस यहाँ से शिफ्ट हो रहा था
और मेरा ये ऑफिस भी शिफ्ट हो रहा था और आपको मेरे पीछे जो ब्यूरो नज़र आ रहा है, ये स्क्रीनें लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं बेसमेंट में बोल की, क्योंकि हमने एक नई जगह ली थी और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका ऑफिस बन रहा था बड़ा आलीशान सा, और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पर अली शेर साहब मेरे साथ बैठे थे, अली शेर साहब, मैं भी सुमरो साहब। तो मैं उनसे ये बात कर रहा था आज से कोई एक हफ़्ता पहले शायद। मैंने उन्हें कहा कि अरशद शरीफ साहब इंशाल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं और आप जब वो ज्वाइन करेंगे कि देखिएगा कि और ज़्यादा बोल की आप लोगों की एफिलिएशन बोल से बढ़ जाएगी और बोल की जो एक क्रेडिबिलिटी समझ लें या आप कहें व्यूअरशिप समझ लें या आप ये कहें कि अरशद शरीफ साहब के आने से मैंने कहा कि बड़ा एक तगड़ा एक आप देखेंगे कि लोगों की हमारी व्यूअरशिप में भी इजाफा होगा। चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई, मंजिल तो वाकई अभी नहीं आई ना, और अभी तो मंजिल से हम और भी कोसों दूर नजर आ रहे हैं, सदियों दूर। हर एक कदम आगे और 15 कदम पीछे ले लेते हैं हम। अरशद की मिशन तो सिर्फ सच की जुस्तजू थी और तलाश थी। इस हक और सच की तलाश में कीमत बहुत भारी अदा करनी पड़ती है हमारे यहाँ। अरशद अपनी जान से कीमत अदा कर गया, और वो जो ये कीमत अदा करने के मजाज भी नहीं थे वो भी कर बैठे। 4 बच्चे यतीम हो गए, बेवा हो गई उसकी बीवी, उसकी वालदा ने एक और जवान बेटे का जनाजा उठवाया, उसे सुपुर्द खाक किया। तो ये कीमत हर कोई अदा नहीं कर सकता, करना चाहिए भी नहीं है। अरशद जाते जाते सिर्फ एक चीज कह गया था कि भाई गलत और सच में फर्क करना। उसने अपनी जान इस चीज के लिए दी है क्योंकि उसको खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि हक और सच और गलत और सही, हक और बातिल, it might be different for you, it might be different for me, but do we have the courage to stand up and shout at the top of our lungs what it is and what the difference is? Many of us don't. He had that courage and he was willing to pay the price for it. उनसे ज़्यादा सीखने को नहीं मिल सका। अभी सीखने का अमल एक तरह से शुरू हुआ था, अभी तो उनसे बहुत कुछ सीखना था। जल्दी चले गए, लेकिन जो उनका मिशन था, जो उनका एक विज़न था, उसको आगे लेके बढ़ना चाहता हूँ और उनकी तरह बनना चाहता हूँ। पता नहीं कामयाब हो सकूँगा, नहीं हो सकूँगा, उन जैसा बन तो नहीं सकूँगा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। नवंबर की वापसी का पूरा प्लान था अरशद का, वापस घर आने का। अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी भी ड्रॉप ऑफ नहीं कर सका। छोटी छोटी ये हमारी खुशियाँ होती हैं बहैसियत वालिदैन जो हम पूरी कर सकें, वो नहीं देख सका ये सारे मनाजिर, वो उसको मौका ही नहीं मिला। उसको ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो पिछले चंद महीने से 10,000 किलोमीटर दूर अपने वतन से, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपनी माँ से। एक लफ्ज जिससे आप अरशद शरीफ साहब को सारी जिंदगी याद रखना चाहेंगे, वो लफ्ज क्या है? बहादुर। जब हम सारे गए थे, जब अरशद भी इस्लामाबाद छोड़ के गया, तो हम 3 बंदे इसी कमरे में बैठे and decided let's just leave the city. Perception. मैंने उनके साथ 2018 में तकरीबन 3 महीने एक डॉक्यूमेंट्री पे काम किया था। मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रोफेशनली और क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म के लिहाज से मैंने उनसे अच्छा सहाफ़ी पाकिस्तान में एटलीस्ट नहीं देखा। जिस रात उनकी शहादत हुई, जिस दिन हमें पता लगा, उस सुबह मुझे मेरे जहन में कुछ अल्फाज आए थे। मैं सिर्फ वो अल्फाज पढ़ना चाहूँगा। हाँ, मुझे हक है यहाँ बात करने का, मेरे ख़यालात सरेआम करने का। हाँ, मुझे हक है यहाँ बात करने का, मेरे ख़यालात सरेआम करने का। ये परचम हाथों में थामे मैं भी दौड़ा हूँ इन गलियों में। इस घर की दीवारें मैंने भी सजाई हैं उन झंडियों से, जिनसे मेरे हाथ तो सब्ज़ और सफ़ेद हुए तो तेरे लाल क्यों। जिनसे मेरे हाथ तो सब्ज़ और सफ़ेद हुए तो तेरे लाल क्यों। जब हम सब बराबर थे तो ये इस्तेहसाल क्यों। मेरी कहानी आम और तेरी कहानी अहम क्यों। क्या ताकत के नशे में चूर हो, आम आदमी से दूर हो। आम आदमी के पास है ही क्या, थोड़ी जुर्रत और कुछ अल्फाज, और तेरे पास सारी ताकत और हथियार। वो अल्फाज जो कि दारो रस्म से आशना हैं, वो अल्फाज जो तारीख़ व तदबीर से परवरदा हैं, वो अल्फाज जो बेमोल हैं। और देख, ये जो तेरी ताकत के औजार हैं सिर्फ़ एक पैरहन थे जो अब अचाट है। लफ्ज़ नश्तर की तरह हैं बरसे इस पर
बज़ाहिर आहनी ढाल में बेवक़्त तेरा इख्तियार है। हाँ मुझे हक़ है यहाँ बात करने का, मेरे ख़यालात सरेआम करने का। तो रिक्शों के पीछे उनके पोस्टर्स लगने लग गए हैं, तो जब ट्रक या रिक्शे के पीछे लोग तस्वीरें लगाने लग जाएं किसी की, तो समझ लें कि वो अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर है। यार वो इतना, इस कमरे में हर वक्त खाना चलता है, दोस्त बैठे हैं, मेहमान बैठे हैं और खाने आ रहे हैं। अरशद साहब के जाने के नुकसानात पे बात करूँ, बहुत सारे हैं। उनमें से एक ये है कि कितना बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो इंटरनेशनल लेवल का सहाफ़ी था वो चले गए, एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ चली गई, एक बड़ा इंसान चला गया, एक बहादुर और जुर्रत वाला इंसान चला गया। कितने लोगों के रोज़गार का वो सबब थे, किस तरह वो चीज़ें कर रहे थे, वो बड़ी चीज़ें। और इस साने से, इस टारगेट किलिंग से, इस शहादत से, इस कत्ल से जो मैसेज गया, जो खौफ फैला, आज भी मेरी उनसे बात हो रही थी अरशद साहब के जनाजे के बाद और तदफीन के बाद। हम अरशद साहब के घर गए तो हम इकट्ठे ही थे, मैं और रिजवान गिलज़ई साहब, तो हम यही बात कर रहे थे कि किसी एक शख्स में जो तमाम चीज़ें होनी चाहिए, वो तमाम जिस एक शख्स में थी वो अरशद शरीफ साहब थे। जुर्रत वाले भी थे, बहादुर भी थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी थे, क्लैरिटी भी थी, बुक्स भी पढ़ते थे, इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर भी था, मुहिब वतन भी थे। तमाम चीज़ें जो किसी एक सहाफ़ी में आइडियली होनी चाहिए, वो सब चीज़ें उनमें मौजूद थी। बट व्हाट अ गाय, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, नॉट बिकॉज़ ही इज गॉन। मतलब यहाँ से मैंने प्रोग्राम कर, पहले मैं यहाँ पे होता था, अभी रिसेंटली इस कमरे में आया, पहले दोनों तरफ एक ही दीवार है। हम जब रशिया गए, आई वाज द ओनली फीमेल कॉरेस्पॉन्डेंट ऑन दैट ट्रिप, और बहुत से आदमी थे उधर। And although you know it shouldn't matter, we're all professionals, but end of the day it does kind of matter sometimes, you know, आप दूसरे मुल्क में हैं और ज़बान अलग और हालात अलग, और इस तरह के हालात है कि जंग छिड़ने वाली है। और मैं थोड़ी सी overwhelmed थी when I reached, because I had to hit the ground running. मुझे immediately रिपोर्टिंग और काम स्टार्ट करना था। एंड आई रिमेंबर मैंने तब काशिफ को फ़ोन करके उसके अगले दिन कहा कि भाई आई थिंक 40 अगले दिन भी नहीं 48 घंटों बाद मैंने काशिफ को कॉल करके ये बात कही थी कि ही सेड आर यू ओके? आई सेड नाउ आई एम ग्रेट। ही सेड क्यों, क्या हुआ है? मैं कहा यू नो व्हाट, अरशद इधर है। मैं कहा मुझे लग रहा है मेरा भाई इधर है एंड आई एम सॉर्टेड। मैं बड़े सुकून में हूँ, अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि 55 60 65 आदमी हो इधर, मैं बड़ी ज़बरदस्त मगर मैं काम कर रही हूँ। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। And I said नहीं, मैं तुम्हें सीरियस ये बात बता रही हूँ, मुझे बहुत एक मेंटल सुकून है कि अरशद इधर है। रात के बीच में मुझे अगर कुछ खाना है, मैं नीचे चली गई हूँ, या आप यू नो हर किस्म के अजीबो गरीब हालात में और सर्द मौसम में और बाहर आप रिपोर्टिंग और काम कर रहे हैं एट ऑल वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग एंड नाइट। एंड सो आई टोल्ड हिम दैट, एंड I don't know if he understood what I was saying, but this is something I've held very close to my heart. He was such a gentleman. जिस तरह वो ट्रीट करता था आपको, जिस इज्जत से, उसकी आंखों में हमेशा शर्म थी और इतनी इज्जत होती थी, जितनी दोस्ती यारी हो जाए हमेशा इतनी इज्जत होती थी कि इट वाज जस्ट अमेजिंग। इसी ट्रिप के ऊपर मैंने गलत पैकिंग कर ली थी, जूते मेरे पास सही नहीं थे, गरम मोजे और स्कार्फ वगैरह नहीं थे, और हम लोग बैक टू बैक हमारी ट्रिप जो है स्केड्यूल्ड थी। मगर उसके बीच में अरशद इंश्योर्ड, इतनी ट्रिप थी कि सोचे आई डिडंट हैव टाइम टू चेंज मनी और एक्सचेंज, एंड अरशद मेड श्योर कि गाड़ी रुके, जिधर मौका मिलता है और मैं उतरूं और मैं कुछ खरीदूं ऑन हिज क्रेडिट कार्ड। मैं बार बार इसरार करती रही कि मुझे कन्वर्ट करने दें, या बाद में फिर और कि भी मुझसे पैसे वापस ले लो, नहीं। एंड ही हैड अ थिंग फॉर हैट्स, उसने बड़ी हैट्स एंजॉय की, हमारी किट भी बड़ी लगी थी उस ट्रिप के ऊपर, बड़ी मीम्स लगी, कभी वो पहने वैसी कैप्स, वुलन कैप्स, बड़ी बड़ी कैप्स, कभी मैं पहनूं, फिर जार लुकिंग लुक आए और वही किट लग रही थी। इट वाज अ गुड टाइम, बट एवरी डे वी एंजॉयड इट, ही टुक इट इन स्ट्राइड। वो कभी भी क्रिटिसिज्म को भी आल्सो ही वुड नॉट लेट इट गेट अंडर हिज स्किन, ही वाज वेरी कंफर्टेबल इन हिज स्किन, बिकॉज़ जो बंदा पेशेवराना तौर पर सॉलिड हो उसको फिर फर्क नहीं पड़ता। वो डिग्निटी छोड़ के गए, वो सेल्फिश नहीं थे, सेल्फ मेड थे। उन्होंने डिग्निटी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने अपनी जुबान पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा मैं अपने अल्फाज नहीं बेच सकता, उन्होंने अल्फाज बेचने से इनकार किया। बोली लगी होगी, कब नहीं बोली लगी होगी बोली, लेकिन उन्होंने अपने अल्फाज बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो यहाँ और यहाँ है मैं सिर्फ वो बोलूंगा। इवन अब्दुल्ला, मैं उसे गले लगा के रो रही थी, मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा था। वो लड़का साबिर, खामोश,
एंड आई टोल्ड हिम कि तुम्हारे बाप की जो लेगेसी है, जो विरसे में उन्होंने तुम्हें जो कुछ दिया है, उसको कभी ना भूलना। एंड ही न्यू, ही इज अ वेरी प्राउड सन एज वेल। उसको ये मालूम था कि मेरा बाप हमेशा हक और सच की तलाश में रहता था। मेरा बाप हमेशा निडर था, सच की बात करना और वो बात करना जो अपना नजरिया है और जो कन्विक्शन है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। आई थिंक द होल फैमिली is very very well aware of that, and they had understood this from a long time because ये अरशद की personality थी। He was a workaholic, बहुत काम करता था अरशद, like he was constantly at work or working even outside the office। तो ये देखिए, ऐसा आदमी कभी नहीं मरता, वो उनका साया मुद्दतों के लिए, अशरों शायद सदियों तक दराज हो जाए। What a fantastic guy, बहुत अच्छा बंदा, बहुत अच्छा। लेकिन साफत में आप मेरे उसके व्यू शायद डिसएग्री, हम डिसएग्री करें कि बहुत सारी चीज़ों पे करते हैं, इधर ही बैठ के करते हैं। दलेर था और बहुत अच्छा ही एज अ गाय वाज अ वेरी गुड गाय। मेरी जिंदगी को भी तलखी नहीं उसकी अलग होती थी, बड़ी बड़ी बड़ी। मैं देखता रहता था, वो आपने देखा होगा ऑन एयर वसीम मदामी के साथ हो गई जी। जो भी आपने आपस में 2 जुमलों में जो एक्सचेंज हो सकता है इंसान का, वक्त के मुताबिक होती है ना चीज़, हर चीज़। ग्रेट गाय, ग्रेट गाय। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। काशी भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू डन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया काशी। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। ये लाइन मैं बता रहा हूँ, मुझे याद है यार, इन्होंने मेरे पे पूरे पाकिस्तान में केस कर दिए। तो देखो, पिशीन में भी है, कोयटा में भी है, हैदराबाद में भी है, और फ़ोन आता है मुझे कि तुम उधर पहुँचो ज़रा बेल कराने, सीधी गोली तुम्हें लगेगी। His words। थरमिनुल्लाह साहब उस वक्त चीफ जस्टिस से, उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को इस्लामाबाद की विसिनिटी से अरेस्ट कोई नहीं कर सकता। तो दैट सेव्ड हिम फॉर द टाइम बीइंग। पहले भी कहते थे यार मुझे लगता है मेरी कोई फील्डिंग सेट हुई हुई है, अकॉर्डिंग टू हिम। मुझे घर के बाहर लगता है कोई लोग हैं, मेरे ऑफिस के बाहर मुझे लगता है कोई लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तो पीछे से वार हो रहा है ना आप पर, कोई सामने से तो आके वार नहीं कर रहा। वो चले गए वहाँ से यूएई में जब थे तो मुझे पता था दुबई में थे, बिकॉज मेरी रोज़ बात होती थी। एक नंबर वो यूज़ कर रहे थे, वो जो यूके का नंबर था, किसी के पास नहीं था, बहुत करीबी लोगों के पास था, तो मेरे पास भी था वो। तो 2 दिन के लिए अरशद साहब एकदम गायब हो गए बीच में। तो तीसरे दिन फिर मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप, मेरी आपसे बात नहीं हुई, किधर थे आप? कहते यार सलमान, अब ये मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ, यार सलमान मैं होटल में था, नीचे से फ़ोन आया, लॉबी में पहुँचे, तो मैं गया हूँ, वहाँ कोई अथॉरिटी का बंदा था यूएई की, दुबई का। उसने कहा कि विद इन 48 आवर्स अब लीव दिस कंट्री, अदरवाइज हमें आपको वापस पाकिस्तान भेजना पड़ेगा। वो कभी भी ना जाता। 1-2 चीजें जो वाकयात हो गए थे ना शहबाज गिल वाले, तो शायद प्रॉब्ली उसमें ये था कि यार मतलब गोली मार दें लेकिन उस तरह ह्यूमिलेट ना करें मुझे। जब वो चला गया तो मुझे ये पता चला कि अरशद शरीफ बाल बच गया हमले से। अरशद शरीफ को मारने के लिए लोग बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुके हुए थे यहाँ इस्लामाबाद में। हमें डर था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन यकीन था कि होगा नहीं। इधर इसी कमरे में बैठा हुआ था, मैं केस तैयार कर रहा था। 22 तारीख की रात को, 22 अक्टूबर की, उन्होंने मुझे मैसेज किया वीलॉग कि आई हैव मेंशन्ड यू इन योर वीलॉग। दैट वाज हिज लास्ट वीलॉग। मैंने देखा तो मैंने उनको हार्ट बना के भेजे, तो उन्होंने वो देखे, बस ब्लू टिक आया। वो मेरे ख्याल 22 की रात, 23 हो चुकी थी मेरे ख्याल से, रात के 2 बज रहे थे। तो मेरे ख्याल से वो जो यहाँ पे फार्म हाउस पे गए हुए थे वहीं थे उस वक्त। तो फिर दैट्स इट। मैं नमाज पढ़ रहा था ईशा की, मैंने लेट पढ़ी उस रात को। उसके बाद मेरी बेगम ने मुझे आवाज़ दी, उन्होंने मुझे कहा कि ये अरशद भाई किधर हैं, पता है आपको? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है अरशद भाई ठीक हैं। ये मेरी बेगम ने मुझे पूछा, वो ट्विटर पे देख रही थी। उसने मुझे पूछा कि अरशद भाई ठीक हैं? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये अदील राजा क्या लिख रहा है?
सबसे पहले उसने ट्वीट किया था। मैंने जैसे ही उसका वो ट्वीट अपने मोबाइल में निकाल के पढ़ा तो मुझे एकदम, मेरा जो पहला रिएक्शन था वो ये था, पागल हो गया। मैंने कहा नशे में, ये मेरे मुंह से निकला सीधा। उसके बाद फिर मैंने मेहर बुखारी का ट्वीट वहीं पे पढ़ा। मैंने फ़ोन किया तो वो उनकी आवाज़ में रोने वाला अंदाज था। काशिफ को मैंने फ़ोन किया तो 3:40 हो गए होंगे सुबह के। मैं कहा काशिफ यार मैं सुना है इज इट? काशिफ कहता है मैं अनकन्फर्म्ड है। मैं कहा हाउ डू यू नो? कहता है वो पिक्चर्स भी आई हुई हैं। तो मुझे उसने बड़े डेस्परेट तरीके से कहा कि फ़खर भाई बस बहुत हो गया, 44 दिन हो गए कि पता नहीं कितने दिन हो गए, काउंट किया हुआ था कि 45 डेज़ हो गए, बस बहुत हो गया, अब मैं वापस आना चाहता हूँ। जिन लोगों ने उनके लिए ये ज़मीन तंग की, जिन्होंने उनके लिए यूएई की ज़मीन तंग की, जिन्होंने उनके लिए कीनिया में रहना महाल कर दिया, वहाँ पे भी वो चुप कर रहते थे, उनको पता था कि उनको मारा जा सकता है, वो बार बार कहते थे, वही लोग हैं इसके पीछे। बॉर्डर्स पे जा जाके वो प्रोग्राम्स करता था, अपने मुल्क में जवानों के साथ जा जाके ईदें वो मनाता था। क्यों उसको अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़ा और क्यों उसको ऐसा लगा कि अपने मुल्क में उसकी हिफाजत नहीं हो सकती? मैं आज आपको कहता हूँ कि बीइंग ए डिफेंस रिपोर्टर्स, हमें ये कहा जाता था कि वी आर द फ्रंट लाइनर। मैं आज ये बात कहता हूँ कि जो हमें फ्रंट लाइनर कहते हैं ना 5th जनरेशन वारफेयर में, यू हैव मर्डर्ड द फ्रंट लाइन फोर्स to fight the 5th generation warfare. तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा यार अरशद nothing is same without you ना। तो कहता नहीं इंशाल्लाह soon we'll be together। जब एक्सक्यूज कोई नहीं रहा ना नाम मानने का, then I sat down और मुझे ऐसे लगे मेरे किसी ने लोहे का बॉल मारा है आके पेट के अंदर। जब फ़ोन मैंने कान से लगाया तो मुझे इमरान बेटा बात कर रहा है। वो मेरे से पूछ रही है फ़ोन के ऊपर, मुझे बता पूरी बात। तो मैंने कहा माँ जी वो आपको पता है कोई अच्छी खबर नहीं है बेटा, मैं इतनी मजबूत हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी बात सुन सकूँ। किधर है? मैंने कहा माँ जी मैं घर हूँ, लाहौर में आ रहा हूँ, तू जल्दी घर आ जा जल्दी, और मुझे बता ये अरशद को वापस आने देंगे? इस जो माँ जी का ये जुमला था ना, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात से कि एक माँ ये सोच रही है कि मेरे बेटी के मैयत को वापस आने देंगे या नहीं आने देंगे। मुझे अगर कोई शख्स मेरे पास दौड़े और आए और कहे कि मैं मर रहा हूँ, मुझे कोई मार रहा है, मुझे बचा लो, और मैं उसको कहूँ नहीं तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तो मैं जिम्मेदार हुई ना उसकी मर्डर की बाद में। ये DGISI ने और DGISPR ने अरशद भाई का नमाज़े जनाजा होने का भी इंतजार नहीं किया। भाई आपको इतनी किस बात की जल्दी थी? आपने अगर इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो आप अरशद भाई के नमाज़े जनाजा के बाद कर लेते। हमारे सहाफ़ियों ने ही अरशद भाई की लाश से खेलने की कोशिश की है, लेकिन जिनके कहने पर खेलने की कोशिश की है ना, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, वो किसी के लिए भी ज़मीन तंग कर देते हैं। अब सारे के सारे तो ऐसे नहीं होते ना कि हालात का मुकाबला करें। अरशद शरीफ तो फिर एक ही होता है, सारे तो नहीं हो सकते जो टक्कर दें। आपकी अरशद भाई से पहली मुलाकात कब, कहाँ और किन हालात में? यार ये तो मुझे याद भी नहीं है। इट्स बीन सो मेनी इयर्स, मतलब कि इस तरह लगता है जैसे I've known him forever। और हमारे से छोटा था तकरीबन ऑलमोस्ट 10 years आई वुड थिंक। तकरीबन कोई 25-26 साल की पहले मेरी उनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई अरशद से। काम तो मेरा, हम दोनों ने बहुत एक लिमिटेड टाइम के लिए इकट्ठे काम किया, लेकिन वी वर फ्रेंड्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। जब मैं इस्लामाबाद जाता था तो अपना केस करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद साहब के ऑफिस, फिर वहाँ उनके साथ मेरे ख्याल से 8 से 10 घंटे रोज़ हमारे गुजर जाते थे। अब मैंने कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं लिया था पहली मुलाकात में। मुझे लगा कि खुश्क आदमी है, सिर्फ खबरों में रहने वाला। The Arshad people saw on television and Arshad off television, दो टोटली मुख्तलिफ स्पीशीज़ थे, और टेलीविज़न पे आप उसको चुप नहीं करा सकते थे। ऑफ टेलीविज़न उसको बुलवाना बड़ा मुश्किल था, बड़ा कम बोलता था, मुस्कुराता रहता था, बल्कि उसका मजाक हम उड़ाते थे कि यार इसको अगर बुलवाना है तो टीवी ऑन करो। जिस दिन उन्होंने सिद्दीक जान के ऊपर हमला किया गवादर में, उस दिन मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और मैंने सिद्दीक जान का साथ दिया उसमें। मुझे लगा कि नहीं वो गलत हो गया, तो उसका बाद में गिला शिकवा भी होता रहा दोस्तों में, लेकिन वो एकदम दोस्तों ने ख़त्म करवा दिया। मुझे इस चीज़ पे एतराज़ था कि भाई वायलेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब आप किसी को मुक्के या इस तरह से आप मार नहीं सकते। तो मैंने सदीक जान के हक़ में कुछ ट्वीट्स की थी। अच्छा, बाय दैट टाइम अरशद मुझे मेरे केस में सपोर्ट कर चुके थे, ये चीज़ बाद में हुई थी। लेकिन सदीक जान
को भी मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूंगी और अरशद को भी मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूंगी कि दोनों ने एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट किया। तो ये दोनों तरफ से उसूली मौक़िफ़ हमने देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तरफ सीनियर है वो सिखा रहा है लोगों को और एक तरफ एक जूनियर है वो सिखा रहा है लोगों को। तो जब तक सीनियर जूनियर एक पेज पे इस तरह के मामलात में नहीं होंगे कि भाई प्रिंसिपल सियासत करें आप। अरशद शरीफ साहब ने हामिद मीर साहब के ऊपर कितने ज़बरदस्त प्रोग्राम्स किए थे, जिक्र किया था उनका। अरशद आपको पता सुनता नहीं था किसी की, और बियॉन्ड अ पॉइंट तो वो बिल्कुल ही नहीं सुनता था, वेरी स्टबन एट वन पॉइंट। लेकिन ये है कि इज्जत बड़ी करता था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मुझसे जो लोग नाराज़ होते हैं उनके हवाले से भी अरशद शरीफ ने बड़ा स्टैंड लिया है। मुझ पे एक अटैक हुआ था बड़ी ज़ाती नौइयत का, लोग कहते थे इसको आर्मी जो है वो हेलीकॉप्टरों में लिए फिरती है और वज़ीरों के साथ मुझे स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहा था एक बंदा। अरशद शरीफ साहब ने उस पर भी, मैंने अदालत में जो केस वगैरह किया था उस पर उन्होंने मेरा एक बड़ा शॉट चलाया अपने प्रोग्राम में और बड़ा उस पर मुझे सपोर्ट किया। मतलब उसकी दिलेरी का मैं आपको बताता हूँ कि दिलेर कितना था वो। मैं अरशद वगैरह हम लोग कहीं बैठे हुए थे रात को, तो मेरी वाइफ का मुझे फ़ोन आया एंड शी वाज क्राइंग ऑन द अदर साइड, और वो कह रही थी कि जो ऊपर जो हमारे रहता था उसने मेरी वाइफ के साथ बहुत बदतमीज़ी की है और वो उस वक्त भी बदतमीज़ी कर रहा था। तो अरशद ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा यार इस तरह वो तो ना वो बदतमीज़ी कर रहा है वाइफ के साथ में। कहता उठ चलें, भाभी को कहा कि 15 पे पुलिस को फ़ोन करें और चलें निकलें। अब हम पहुँचे हैं, पुलिस अभी नहीं पहुँची हुई थी। उसने पूछा कौन सा दरवाज़ा है उसका, क्या नाम है? मैंने कहा ये नाम है। उस दरवाजे पे जाके ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खड़काएगा और उसने कहा कौन है? उसने कहा आवाज़ दी, उसका नाम दिया। उसने हाँ, उसने कहा नीचे आओ, एंड ही ग्रैब्ड हिम फ्रॉम हिज ये और खींचता हुआ बाला कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है? यू नो ही फेल्ट सो मच, और बस कुछ नहीं सुन रहा। मैं भी कह रहा हूँ अरशद एक मिनट, कहता तू पीछे हट जा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस नाउ, इट्स बिटवीन मी एंड हिम। फियरलेस था। ये एक क्वालिटी जो अगर आप मुझे बताएं ना, मैंने सारी बता दी है, लेकिन फियरलेस, करेजियस, ऑडेशियस। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन का मामला शुरू हुआ तो पहली दफ़ा हम लोग जब मिले तो थोड़ी सी अपनायत बढ़ती गई। हम उन आखिरी 7 लोगों में से जिनको वज़ीर आज़म हाउस में हम लोग आखिरी दिन उस रात को मौजूद थे। कहते हैं कि उसको ये भी मशवरा दिया गया था दोस्तों की तरफ से कि यार तू असाइलम अप्लाई कर लेना। उसने कहा मैं पागल हूँ, जिस मुल्क की मैं लाज रखता रहा हूँ और मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, मुझे पाल लें। तो इस वजह से अरशद ने असाइलम नहीं अप्लाई किया। लेकिन एक वाकया मुझे हमेशा वो याद रहेगा। मैंने इन्हें कहा सब आपस में बैठे हुए एक वादा कर लेते हैं। समी इब्राहिम से डॉक्टर मोहित पीरजादा थे, सिद्दीक जान थे, अरशद भाई थे, मैं था। मैंने कहा एक वादा तो आपस में कर लें सारे लोग। हम में से कोई भी पकड़ा जाएगा ना तो बाकी सारे उतना ही शोर मचाएंगे जितना अपने लिए कोई मचाता है, यानी उसको ऐसे ही फील करेंगे जैसे मैं खुद पकड़ा गया हूं, तो ताकि जो पकड़ा गया है उसके लिए आवाज उठती रहे। इस पे सब ने मुझे ओके किया। मैं इन सबका बड़ा मशकूर हूं कि इन्होंने वादा पूरा किया सबने। अरशद भाई उस पर ज्यादा बोले नहीं। जब मैं वहां से निकलने लगा ना तो मुझे यहां से बाजू से पकड़ा, यहां से अरशद भाई ने। पहली दफा मुझे लगा कि वो थोड़ा सख्ती से मेरे साथ बात किया जिंदगी में। उस सख्ती के साथ अपनायत भी थी। मुझे पकड़ा, कहते देख भाई मुझे पता है जो तेरे दिमाग में चल रहा है, तू बाज आ जा। एक साइड अरशद की हमेशा बड़ी खामोश साइड थी। ही हैड अ वेरी हैप्पी पर्सनैलिटी, बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो हैड अ वेरी सैड साइड टू हिज पर्सनैलिटी। और मुझे लगता है हमेशा एक जंग सी रहती थी उसकी दो पर्सनैलिटीज़ के अंदर, और उस वजह से वो सेंसिटिव बहुत हो गया था। और आपने फिर उसकी सेंसिटिविटी हमने देखी उसके पॉलिटिकल व्यूज़ में भी आते हुए, उसकी फ्रस्ट्रेशन जो गुस्सा था उसका एट टाइम्स विद द फेलियर सिस्टम का, और जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं जिसमें हम सारे जर्नलिस्ट प्रोग्राम्स भी करते हैं सब कुछ। लेकिन मेरा ख्याल है जो उसकी पर्सनल लाइफ की सेंसिटिविटीज़ थी उससे उसको बहुत ज़्यादा हसास हो गया था। उसके वालिद साहब फोर्सेस में, उसका भाई शहीद हो गया, तालिबान के हाथों मारा गया। एक दिन उस शख्स ने 2 जनाजे उठाए। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना उसको शौक था प्रॉपर्टीज़ बनाने का, ना वो पैसों का उसको शौक था। हम तो उसके साथ रहे, हमें पता है। ना उसको महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, कोई इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में। वो शख्स जिसकी मैं कलमा पढ़ के गवाही दे सकता हूँ कि वो एक पैसे का रवादार नहीं, सादा तरीन इंसान, अंदर से साफ सुथरा। हम सबसे अच्छे कपड़े पहनता था, पॉलिश वाले जूते पहनता था। कभी मैंने उसको उजड़ा पुजड़ा नहीं देखा। कभी मैंने उसको इस हालत में नहीं देखा कि आप कहें कि यार अरशद भाई आज तैयार होकर नहीं आए। हम सबसे नफीस आदमी जंगल में पड़ा हुआ था। क्यों?
मैं वही कहूंगा जो मेरे दिल में आएगा, मैं वही कहूंगा जो मुझे ठीक लगता है। तुम मेरी जुबान को बंद नहीं कर सकते, तुम मेरी सोच को कैद नहीं कर सकते, तुम मेरे दिमाग पे कब्जा नहीं कर सकते, तुम मेरे ऊपर रूल नहीं कर सकते। मैं गुलाम नहीं हूं, जंगल में पड़ा रहूंगा, बेबस पड़ा रहूंगा, एक ही शर्ट के अंदर बार बार वीलॉग्स करूंगा, हार नहीं मानूंगा। वो आजाद गया था, वो आजाद वापस आया। मैंने उसका नाम डाला हुआ था वहीद मुराद। अगर आप देखो ना तो उसकी बड़ी लुक्स भी मिलती थी, उसी तरह का चॉकलेटी सा, हेयर स्टाइल भी वैसे, तैयारी शायरी भी बड़ा शौकीन था, तो हीरो पूरा था। उसका एक अपना एक स्टाइल था ह्यूमर का। आपको मतलब शर्लॉक होम्स की तरह वो आपको कुछ चीज़ें मतलब आ जाएंगी, एक मेल आ जाएगी, यू विल गेट एक्साइटेड कि यार ये ईमेल आई है किसी की, यू नो समथिंग। तो और फिर वो कितने ही सालों, 2-3 सालों या 4-5 सालों के बाद बताएगा, कहता है यार वो आपको एक मेल आई थी और आप बड़े एक्साइटेड थे और आपने उसके जवाब भी दिए थे, तो ये है। He made many powerful enemies because he did powerful stories. अगर आज अरशद शरीफ हयात होता और किसी और सहाफ़ी के ख़िलाफ़ खुदा ना खास्ता इस किस्म की सिचुएशन होती कि कोई और सहाफ़ी मारा गया इस तरह से, तो अरशद शरीफ के आप अंदाज़ा लगाएं वो किस किस्म के प्रोग्राम्स कर रहा होता आज, वो किस तरह से इनके चेहरों को बेनकाब कर रहा होता आज, अरशद शरीफ किस किस किस्म के एविडेंसेस लाया होता। और अरशद साहब से कोई बईद नहीं है, वो खुद केनिया भी चले जाते और दुबई भी जाके अभी तक सारी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी उन्होंने तैयार की होती और आने वाले एक आधे दिन में उन्होंने उसको भी उड़ा दिया होता। खबरें सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव वो वहाँ से दे रहा था मॉस्को में, जो इस्लामाबाद से जनरेट हो रही थी वो वहाँ से बैठ के दे रहा था। द एजेंडा ऑफ द विजिट ऑफ इमरान खान उसने ब्रेक किया था वहाँ से। यहाँ पे स्पेकुलेशन थी कि जी एस्टैब्लिशमेंट वाज नॉट ऑन बोर्ड, बट थर्ड आइटम, एजेंडा आइटम जो थी वो थी परचेजिंग ऑफ न्यू डिफेंस इक्विपमेंट। तो दुनिया में मुझे 30 साल हो गए जर्नलिज्म करते, मैंने तो कभी ये नहीं देखा कि कोई एजेंडा आइटम सेट हुआ और जिसमें ये चीज़ हो और उसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड ना हो। When you set an agenda for the meetings, and if the agenda item is related to buying of new defense equipment, it has to be with the consent of the defense ministry of defense and establishment. तो वो एक स्पेकुलेशन उस एक लाइन से फिर यहाँ पे ना लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैनल जो स्पेकुलेशन हो रहे थे, वो बगैर मतलब इख्तलाफात बढ़ गए एस्टैब्लिशमेंट और खान के दरमियान, बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट मना कर रही थी, रोक रही थी, एंड ही वेंट ऑन हिज ओन। तो ही ब्रोक द स्टोरी फ्रॉम मॉस्को। आपको पता है मुझे भाभी ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अरशद भाई ने टिकटॉक चलाना सीखा मेरी गिरफ्तारी के दौरान, पहली रात में, और उस पे वीडियो बनाना सीखा। उसी रात में वो लगे रहे सीखते रहे उसको, और फिर वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाकर डालते थे मेरी। और जब भाभी ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो, उसने कहा ये बड़ा जबरदस्त मीडियम है, यूथ के अंदर ज्यादा पैगाम जाता है इसका। यानी वो जो बहुत सारी वीडियोस वायरल चल रही हैं सोशल मीडिया पे, वो अरशद भाई ने बनाई हुई हैं रातों को जाग के। He got branded as कि जी वो पीटीआई का जी माउथपीस बन गया। बात ये नहीं है, देखिए इसी पीटीआई पे आपको याद है उसकी स्टोरीज थी, बहुत स्टोरीज थी। हर एक के ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं। पनामा पेपर्स का आप केस निकालें, अरशद शरीफ की रिपोर्टिंग आप देखें, आप इमरान खान के हवाले से जो भी केसेस सामने आए हैं, जुल्फी बुखारी का वो स्कैम का मामला जितना सामने आया, वो माल्टा के पैसे वैसे और वो जो भी थे, मुझे नहीं पता वो सच था झूठ था जो भी था, लेकिन अरशद शरीफ ने रिपोर्टिंग की। इमरान खान के क्लोजेस्ट एडी जिसको हम कहेंगे जुल्फी बुखारी, उसके खिलाफ अरशद शरीफ ने प्रोग्राम्स किए। He was not, I think, pro this or pro that, he was pro change. अरशद शरीफ का एक डिसिप्लिन था कि कोताही पर वो बख्शता नहीं था। ठीक है ना, कोताही भाई ज़ाहिर है प्रोग्राम जा रहे हैं ना, आप कंपटीशन में हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने क्लोज बहुत जर्नलिस्ट हैं मैं जिनको जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ठीक है, पैसे बनाए हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इस वजह से बड़े लोगों के साथ दोस्ती बना के रखनी है, अपनी प्रोटेक्शन करनी है। अरशद शरीफ वॉज इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद द आर्म फोर्सेस। उसको प्यार था, मतलब वो एक ज़हनी, बेसिकली वो फौजी था, बस वर्दी नहीं पहनता था। वॉर ऑन टेरर में जहां जहां पे ऑपरेशन चल रहा था, ही वाज देयर ऑन स्पॉट और जाके कवर करता। अब ये आम परसेप्शन है, लोग समझते हैं कि जी ठीक है वो फौजी उसको लेके जाते थे उसमें उनके कवर में, उनकी प्रोटेक्शन में। इट वाज नॉट लाइक दैट।
भैया वो आपसे साइन करवाते थे कि अगर आप मर मुरा गए ना तो आप हमारी जिम्मेदारी, एंड ही एंड हिज टीम, और वो साइन करके जाता था कि यार मतलब कोई नहीं। उसको मज़ा आता था कवर करके, इसलिए वो जाता था अफगानिस्तान कभी कवरेज करने, कभी वजीरिस्तान जाता है, ऊपर से फायरिंग हो रही है तो नीचे कवरेज दे रहा होता था। तो हम उसे कहते थे कि यार उसकी वीडियोस देखते थे ना कि गोलियां चल रही हैं एंड ही इज डकिंग और छुप रहा है ना, तो हम कहते हैं यार अरशद, तो उस वक्त कहता होता था, कहता है यार जिस गोली पे आपका नाम लिखा हुआ वो आपको लगनी है, यहाँ बैठे हुए इस्लामाबाद में मुझे लग जानी है। फिर जब मई में हमारे ऊपर FIR होना शुरू हो गई, सबसे पहली जो FIR निकली वो अरशद भाई के ऊपर निकली, फिर साबिर भाई के ऊपर निकली। साबिर भाई बहुत समझदार थे, वो पहले ही पाकिस्तान से निकल गए, उनको आइडिया था क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम उन लोगों के साथ गुजारा हुआ था जिन लोगों ने अटैक किया था। तो साबिर भाई पहले निकल गए पाकिस्तान से। अरशद भाई डटे रहे। उन्होंने मुझे, अरशद भाई ने एक दिन कहा जून में, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मुझे वो गले भी मिले उस दिन, जब हम एक दूसरे को छोड़ रहे थे तो मुझे गले मिले, और गले मिलते हुए मेरे कान में उन्होंने कहा कि देख ये मारेंगे। पीपल गेट इवन विद यू। अरशद ज़ाहिर खटकता तो बहुत सारों को था, और बड़े लोगों ने वैसे शुक्र भी अदा किया होगा कि चलो एक तरह से जान ही छूट गई ना। लेकिन ये है कि उसको काउंटर तो कर कोई नहीं सकता था, बात उसके सामने कर कोई नहीं सकता था। प्रोग्रामों में वो बुलाता था, बड़े बड़े जाने से घबराते थे। तो जब आप किसी के प्रोग्राम में जाके जवाब ना दे सकें तो फिर तो आप यही चाहते हैं कि किसी तरह से वो प्रोग्राम ही उसका बंद हो जाए, बस मुंह पे इसकी टेप लगे और ये खामोश हो जाए। जब आपने बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की होती है, आपने किसी पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट को चोट लगाई होती, वो फिर अपना टाइम का इंतज़ार करते हैं, और वो उस दिन नहीं रिएक्शन आता, वो रिएक्शन आएगा 6 महीने बाद, साल बाद, हो सकता है 6 साल बाद, दे माइट गेट चांस टू गेट इवन। और उस वक्त जब वो जर्नलिस्ट होता है वो अकेला इसको डील कर रहा होता है। अच्छा, हम तीनों सहाफ़ियों के ऊपर हमेशा से ये पाकिस्तान में लोग क्लेम करते रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं, चाहे वो अरशद भाई हैं, साबिर भाई हैं, मैं हूँ, डॉक्टर मुईद हैं या कोई और हम लोगों ने ये एनालिसिस किया कि इस दफ़ा तो बड़ी सख्त ज़्यादती हो गई है, ये गलत हो रहा है। और उस गलत के खिलाफ जब हमने अपना ओपिनियन बनाना शुरू किया तो हमें एक जैसे हालात का सामना करना पड़ा। और इसको कहते हैं ना डेस्परेट फॉर अ चेंज, बल्कि हम उसको बड़ी बहसें करते थे। हम कहते थे अरशद यार तू एट टाइम्स लगता है कि तू जर्नलिस्ट कम एक्टिविस्ट ज़्यादा हो गया। वो कहते थे कि यार सलमान, एक फंडामेंटल राइट्स पे मैंने एपिसोड करनी है। हमेशा उनका होता था कि यार फ्री स्पीच पे और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन पे तो मैंने एक एपिसोड करनी और उसमें तुम आओ। जब हम घर वालों से मिले तो उनके घर वालों ने हमें ये भी बताया कि अरशद का तरीका सहाफ़त था क्या। तो जितने भी वो टीटियों के स्कैंडल और वो सारी चीज़ें थी, अरशद अपनी जेब से पैसे दे दे के उन लोगों से वो इन्फॉर्मेशन लेता था। अगर मैं अरशद शरीफ से कुछ मैंने सीखा है या अरशद शरीफ से मैंने कुछ पाया है तो वो ये है कि यार ही वॉज वेल अवेयर जर्नलिस्ट, उसके अच्छे सोर्सेज थे। इतनी स्पीड से वो डॉक्यूमेंट पढ़ता था, हिज रीडिंग पावर वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब वो ये JIT के वो जो 10 वॉल्यूम थे ना या 9 वॉल्यूम से जो भी थे, तो वीकेंड पे लेके आया तो उसने ना, तो 2 दिन बाद ना, तो उस पर हर वॉल्यूम के अंदर टैग्स लगे हुए डिफरेंट कलर्स के, एंड ही हैड फोटो मेमोरी। उसको याद था कि वॉल्यूम नंबर इसमें फ्लां पेज पे इसके बयान में इसने ये बोला हुआ है। अरशद शरीफ इज द पुलित्जर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। आपने जब भी किसी रिपोर्टर को उसकी अच्छी खबर के ऊपर अगर आपने उसको देना तो अरशद शरीफ से बड़ा तो नाम उसको आप दे ही नहीं सकते। आप उसके नाम पर उसको वो मेडल दें, उसकी भी इज्जत अफजाई और उसकी भी इज्जत अफजाई, इट्स एन ऑनर। देखो, वो आदमी जीने का ढंग सिखाता था, उसने मरने का तरीका भी बताया लोगों को। उसको फर्क नहीं पड़ता था, जो उसको डराए, जो उसको धमकाए, उसने नहीं रुकना था। एक अच्छे रिपोर्टर की गवाही उसको सुनने वाले, उसको पढ़ने वाले देते हैं, और वो आवाम है। The standard that he has set for the journalists is very tough for everyone to match. मतलब वो उन्होंने ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, वो बार इतना ऊपर ले गए हैं कि वो मतलब जूनियर्स तो हमारे लिए तो उन्होंने बेसिकली एक हमें तो राह दिखा दी है कि आप इस तरह से करिएगा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बट ब्यूटीफुल लेगेसी। जागना, सोना, उठना, बैठना, खाना, सहाफत, दैट वाज अरशद। अनक्वेश्चनेबल इंटेग्रिटी, अनक्वेश्चनेबल इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, उसकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी कोई नहीं कर सकता। आप जिस पे मर्जी लगा दें, लेकिन मेरा ख्याल है उस पर हम कसम खा सकता हूँ। शायद मैं अपने आप पे कसम वो ना खा सकूं जो मैं उस पर खा सकता हूँ। सरकार भी खिलाफ थी, निजाम भी खिलाफ था,
एस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ थी। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पाकिस्तान की सहाफ़त में जो दीदावर हैं, अरशद शरीफ जो था, ही वॉज वन ऑफ दोस्त। 5 आखिरी वीलॉग देख लें आप, कोई करके दिखाए पाकिस्तान में, मैं उसको सब कुछ दे दूंगा, सिर्फ वो 5 प्रोग्राम करके दिखाए लास्ट जो अरशद साहब ने किए हैं। तो शाहाना है, मिसाल के तौर पे उमर फारूक का केस है, FIA में क्या चल रहा था, डॉक्टर रिजवान का मर्डर है, इसी तरह जो है वो बहुत सारे और केसेस हैं जिनके बारे में जो बुनियाद है वो अरशद शरीफ सेट कर गए, बुनियाद जो है फाउंडेशन ले कर गए बाकी सहाफ़ियों के लिए कि अब इस पे तुम लोग अपनी इमारत खड़ी कर लो और इस पे अब लेके आगे चलो। अगर आइकॉन वो है तो फिर जान हथेली पे रख के आ जाओ इस प्रोफेशन में। अरशद जैसा आदमी ये काम कर सकता था, हम भी वो करने की कोशिश करते रहते हैं अपने तई, लेकिन अरशद से बेहतर नहीं। अरशद शरीफ ही वो कर सकता था जो वो कर रहा था। हम पे अब बहुत बोझ है, हमें रोज ये सोचना पड़ता है कि अरशद शरीफ होता तो क्या करता, फिर हम वैसा करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कर्ज हैं उसके, पता नहीं इस लाइफ टाइम में उतार सकूंगा कि नहीं। बहुत सारे कर्ज हैं उसके मुझ पर। साहब, इस लड़ाई के अंदर किसी और ने कुछ खोया हो या ना खोया हो, हमने अपना सबसे बड़ा हीरा खो दिया है। हमने अपने सबसे ताकतवर आदमी को खोया, हमने अपने सबसे बेहतर आदमी को खोया। आप सब ने क्या खोया? इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को करने वालों ने क्या खोया? किसी ने कुछ नहीं खोया। सबको उनकी चीजें वापस मिल जाएगी, हमें अरशद शरीफ वापस नहीं मिलेगा। फिर आप दुनिया ने देखा व्हाट अ फेयरवेल ही हैड। मैं एक चीज जानता हूं अरशद भाई के लिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है आखिर में कि जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए, जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए, मरो तो मौत कहे ये कौन मर गया यारो। ऐसा था अरशद। There's always unfinished business, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में जहाँ लॉलेसनेस है, जहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, जहाँ पे द रिच कैन डू एनीथिंग और जिसकी पावर है वो जो मर्जी करे। यहाँ तो अनफिनिश्ड बिजनेस ही है। फिनिश बिजनेस तो है ही कोई नहीं। फिनिश तो सिर्फ ट्रांजैक्शंस हैं, जो बड़े लोगों की, पावरफुल लोगों की फिनिश तक उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। आज मैं चीफ जस्टिस साहब से भी यही कहूँगा कि वो जो उसका 12 जुलाई का जो खत है वो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर तस्लीम की जाए। कानून में अगर कोई शख्स उसको ये बता दे कि मुझे कहाँ से खतरात हैं और वो मारा जाए, तो फिर उसकी वही आखिरी स्टेटमेंट जो है आप उसको डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे एक्सेप्ट करें और उसी पे FIR ऑर्डर कर दें आप। मैं हमेशा ये सवाल करती हूँ कि काजी को ना अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि काजियों को उस वक्त अगर कोई अहम फैसला कर रहे हैं तो रोज़ा भी माफ़ है, बाद में रख लें, उस वक्त आपको रोज़ा माफ़ है, कहीं भूख की वजह से आपसे कोई गलत फैसला ना हो जाए। अब तो मेरा ख्याल है अरशद शरीफ का अगर केस सॉल्व करना है तो बहुत आसान केस है इनका और बड़े आराम से सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर कोई करना चाहे और किसी में विल हो। ये हम सब पे कर्ज है, उसकी वालदा को, उसके बीवी को, बेवा को, उसके बच्चों को, और हम जो उसकी एक्सटेंडेड फैमिली थी, हमें इंसाफ चाहिए इसमें। अच्छा, उसको लगता था कि जो स्टेट के इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटेबिलिटी, तो ही स्टूड फॉर अकाउंटेबिलिटी। बड़ी मेहनत की अकाउंटेबिलिटी पे, ये केसेस किए, वो केसेस किए। वो भी अंडर द इम्प्रेशन था कि यहाँ पे सबको जी अकाउंटेबिलिटी का बड़ा शौक है कि अकाउंटेबिलिटी हो, करप्शन ख़त्म हो। लेकिन लेटर ही रियलाइज्ड कि ये सब ड्रामा, अकाउंटेबिलिटी किसी को नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ पावर कंट्रोल का गेम है टोटल, कि जिसको पावर चाहिए उस पर वो केसेस बनाएगा, उसको अंदर डाल देगा। मुझे याद है जब हम ये गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेस पे कर रहे थे, गैस डेवलपमेंट GDIS के ऊपर, IC पे, तो मैंने भी उस पर काम किया, अरशद ने काम किया, आमिर ने काम किया, रऊफ़ ने काम किया। हम बड़े खुश जब हमने सारी स्टोरी की, रुकवाया, कोई 15 बिलियन का मुल्क हमने बचाया, अनसंग हम अपने आप को हीरोज़, बड़ा अपने आप को थापियाँ दे के खुश होते थे। मुझे याद है कि ना बैठे बात कर रहे थे, तो स्टेज की कोई बात हुई, तो अरशद ने कहा याद है आप, हम सारे कितने खुश थे कि वो गैस की स्टोरीज बड़ी की थी। वो मैं कहा हाँ, कहता आपको पता है कि वो स्टेज कितने पड़े हुए उस पर लोअर कोर्ट्स के 450 बिलियन वो स्टेज में रख के सारे बैठे हुए। कि व्हाट इज़ जमहूरियत? भाई जमहूरियत यही है कि हक वाले को हक मिले और जो गज़ब कर रहा है उसको सज़ा मिले, यही है ना, और क्या है? तो आप इसमें सुरखरू हुए, वो तो हम सबकी लड़ाई वो लड़के चला गया।
जब तक उनको नहीं इंसाफ मिलता तब तक मैं चाहती हूँ कि उनका जो चैनल है वो अपने चैनल के ऊपर उनकी तस्वीर लगाए रखे एज अ ग्राफिक, ताकि लोगों को ये याद रहे, कोई भूल ही ना सके। मतलब बेदहानी में भी लोगों के जहन से ये चीज़ जाए ना कि इस चैनल पे अरशद बैठा होता था और इस चैनल के लिए अरशद ने खिदमत सर अंजाम दी थी, और इस चैनल का भी अब फ़र्ज़ है कि लोगों को उसकी रिमाइंडर देता रहे। लोग एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि बहुत सारा एंड में जर्नलिस्ट को खुद उठाना पड़ता है और अकेले उठाना पड़ता है, उसका कोई नहीं उसके साथ होता। जब फ़िरौन होता है तो मूसा होता है, तो ये आप ज़ुबान बंद नहीं होती। इंसान की अब से नहीं, ये पिछले 2500-3000 साल की हिस्ट्री है। इंसान हमेशा स्ट्रगल करता है पावर के ख़िलाफ़। जो पावरफुल होता है, जो जालिम होता है, उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। अरशद शरीफ तदफीन से पहले गवाही दे गया कि मेरे कातिल कौन है। उसने कहा निकलो बाहर, एक एक करके सारे स्क्रीन पर आ गए। इस तरह के बेटे चाहिए इस मुल्क को, डट जाने वाले, सामना करने वाले, हिम्मत करने वाले। क्या हो गया, इनके पास हथियार है, मारेंगे, खाल उधेड़ देंगे। खाल हाजिर है जनाब, लेकिन जबान नहीं हाजिर। खाल हाजिर है, जबान हाजिर नहीं है। जबान वही कहेगी जो हमें ठीक लगता है। खाल के ऊपर आप जैसे मर्जी निशान बनाएं अपनी इंटरटेनमेंट के लिए, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला अरशद भाई के दर्जा बुलंद करे। आमीन आमीन। थैंक यू।